टुडे आवर टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमने इस चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर में, इससे पहले क्या पढ़ा था कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर में, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द डेवलपिंग कंट्रीज़, या फिर हम सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। उस टाइम पे ज़्यादातर पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ड्यू टू दिस रीज़न 5 ईयर प्लान जो थे स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने सोचा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उनको ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज़ जो थी बहुत लिमिटेड थी, कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये एक क्वेश्चन है, वाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अ प्लानिंग पीरियड। जो कि प्लानिंग पीरियड चल रहा है हमारा सेकंड चैप्टर में, उसमें पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा गिवन लीडिंग रोल क्यों दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है? रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल क्यों था? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे अभी देश आज़ादी हुआ था, प्लानिंग पीरियड चल रहा था, तो गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? फर्स्ट इज़ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जो नए नए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे छोटे मोटे, उनके पास कैपिटल यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स, जो कि चाहिए होता है। ज़्यादातर उस टाइम पे जो पॉपुलर थे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वो टाटा और बिरला ज़्यादा थे, बाकी छोटे मोटे थे जिनके पास सफिशिएंट मनी नहीं होती थी। एज अ रिज़ल्ट गवर्नमेंट हैड टू मेक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती थी। सेकेंड, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। उस टाइम पे गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो इंडियन मार्केट इतनी इनफ नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करें, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करेगा तो वो प्रॉफिट को अपने देखेगा, लेकिन जब उनको सफिशिएंट डिमांड ही नहीं दिखेगी तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा? तो इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ, मतलब डिमांड ज़्यादा नहीं थी। इस वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके पास पैसा था वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मतलब ज़्यादा अंडरटेक करेंगे प्रोजेक्ट्स, लेकिन अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम गरीबी इतनी थी, तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करके भी क्या करेंगे? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। उस टाइम पे वैसे ही हालत बहुत ख़राब थी देश की, तो गवर्नमेंट को क्या देखना था? इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव देखना था। तो वो प्राइवेटाइज ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे नहीं सकते थे ज़्यादा चीज़ें, तो उनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ये कैसे अचीव हो सकता था? थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होना उस टाइम पे ज़रूरी था ड्यू टू फॉर अचीविंग सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये क्या है? IPR 1956। इंडस्ट्रीज़ वर रीक्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसमें इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज़ थी, और इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो टोटली स्टेट ओन्ड यानी कि गवर्नमेंट के अंडर थी। स्टेट ओन्ड जैसे कि जो मेन होती हैं, जो हम प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते, जैसे रेलवेज, शिपिंग, आर्म्स एमोनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी, ये सब। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि वैसे तो स्टेट ओन्ड थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी सप्लीमेंट्री रोल था, प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा बहुत रोल था उसमें, टोटली स्टेट ओन्ड नहीं थी। इसमें एलुमिनियम, अदर माइनिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र वगैरह। और शेड्यूल सी में टोटल प्राइवेट सेक्टर के अंडर था सारा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। उस टाइम पे लाइसेंस का बहुत ज़्यादा मेन रोल था। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 को गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि गवर्नमेंट को इशू करने हैं लाइसेंस, किन किन चीज़ों के लिए? फर्स्ट इज़ सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़। कोई भी नई इंडस्ट्री खोलेगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, किसी के पास ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन वो और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहता है, उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मान लो वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, सोप बेच रहा है, लेकिन अब उसको शैम्पू भी बेचना है,
यानी कि डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी इंडस्ट्री अलाउ नहीं करेंगे जब तक वो इंडस्ट्री लाइसेंस नहीं लेगी गवर्नमेंट से। सेकेंड, इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ़ इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बैकवर्ड एरिया। अगर कोई बहुत बैकवर्ड एरिया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसको जल्दी लाइसेंस गवर्नमेंट दे देती थी। ऐसा क्यों करती थी? ताकि वो एरिया डेवलप हो जाए, और उनको कुछ कंसेशंस भी दिए जाते थे, जैसे कि टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कम रेट पे, लो टैरिफ, ये सब चीज़ें। ताकि ये पर्पस क्या था गवर्नमेंट का ये करने का? ताकि रीजनल इक्वालिटी हो, हर रीजन में प्रॉपर डेवलपमेंट हो। थर्ड, लाइसेंस वाज नीडेड इवन इफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट्स टू एक्सपैंड आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। किसी के पास कोई इंडस्ट्री है, उसको और ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपैंड करनी है तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। या फिर डाइवर्सिफाई, जो मैंने अभी बताया कि अगर वो कोई साबुन बेचता है, उसको शैम्पू भी बेचना है, तो तब भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा डाइवर्सिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जिनकी अच्छी टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ पे मेनली लेबर का काम ज़्यादा होता है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, कार्वे कमेटी, रिकोगनाइज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। मतलब एक कमेटी बनाई गई, कार्वे कमेटी, जो कि इसको देखेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड, कि कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई भी इंडस्ट्री, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो स्मॉल स्केल है कि लार्ज स्केल है। द लिमिट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम, पहले जो थी वो 5 लाख, अगर कोई भी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाई जाती थी, लेकिन अब अगर वो 1 करोड़ की है तब भी वो स्मॉल स्केल कहलाई जाएगी। तो पहले 5 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाई जाएगी, और उससे ऊपर वाले लार्ज स्केल। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है? फर्स्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्यों प्रमोट करना चाहिए? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, ये लेबर इंटेंसिव होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये ज़्यादा लेबर यूज़ करती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह कम होती है, जैसे धूप बत्ती बनाना, जो छोटे मोटे काम करते हैं लोग, खासकर वैसे एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, तो यहाँ पे लेबर का रोल ज़्यादा होता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये ज़रूरी है। नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं और ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, लेकिन उनका कंपटीशन नहीं है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर मशीन मेड गुड्स बनाए जाते हैं, जो कि चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं और जल्दी ईजिली अवेलेबल हैं, जल्दी बन जाते हैं वो सब। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल है कम्पीट करना विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? तो गवर्नमेंट ने उनको कैसे प्रोटेक्ट किया? फर्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स उनके लिए रिजर्व किए, मतलब कि उन प्रोडक्ट्स को कौन प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती तो कंपटीशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ही सिर्फ हक है उनको प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट, वेरियस कंसेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी कंसेशन दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि कम टैक्स लगाया गया, बैंक लोन दिया गया लोअर इंटरेस्ट रेट पे, ये सब चीज़ें। तो ये सब जो थे रिफॉर्म्स किए गए उस टाइम पे। थैंक यू।